क्या कोई ऐसा फूड है जिसको खाने से ब्लड कैंसर हो जाता है? इसका इंसिडेंस कितना है? एक जगह अगर हो गया तो वो फैलता है, फिर ये सारे क्यूरेबल कैंसर है, ट्रीटेबल है, इवन चौथी स्टेज में। क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, इसका कोई लिंक है कैंसर के साथ में? इसमें भी कीमोथेरेपी ही ये मेन है, क्योंकि ये लिम्फोमा हो गए, ब्लड कैंसर, ये कीमो सेंसिटिव डिजीज है। स्ट्रेस से हर बीमारी होती है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है वो जानते हैं कि हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वापस से वो कहाँ पे लौट के आता है? हार्ट में। लेकिन जब पूरा ब्लड वापस आता है तो पूरा ब्लड नहीं आ पाता है, कुछ रह जाता है, और जो कुछ रह जाता है वो वापस से आता है लिम्फ के थ्रू, लिम्फ वेसल्स के थ्रू, और उनको क्लीन जो करते हैं वो होते हैं लिम्फ नोड। बिल्कुल। तो उन लिम्फ नोड के अंदर यदि स्वेलिंग हो रही है, लिम्फ नोड बड़े हो रहे हैं, तो लिम्फ नोड के अंदर भी क्या कैंसर हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। लिम्फ नोड होता है क्या है? लिम्फ नोड एक तरीके का हमारा वॉचमैन है जो हमारी कॉलोनी के बाहर बैठा है। कॉलोनी हमारी क्या है? बॉडी हमारी कॉलोनी, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है इन्फेक्शन से, इन सब से प्रोटेक्ट कर रहा है। कई बार उसी का अगर दिमाग में अगर खुराफात आ जाए, शरारत आ जाए, तो वो बदल जाता है। तो वैसा ही वो हमारा गार्ड अगर बदल गया, लिम्फ नोड बदल गया और वो मैलिग्नेंट हो गया, एग्रेसिव हो गया, तो वो लिम्फोमा बन जाता है। लिम्फोमा आता तो स्पेक्ट्रम ब्लड कैंसर्स में ही है, पर एक अलग मोडेलिटी है, अलग टाइप की बताई जाती है। तो लिम्फ नोड के कैंसर को हम कहते हैं लिम्फोमा। लिम्फ नोड आपके शरीर में हर जगह फैले हुए हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर जगह फैले हुए हैं। तो एक जगह अगर हो गया तो वो फैलता है, फिर इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा। तो लिम्फ नोड के कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा भी अब 50 से ज्यादा प्रकार के होते हैं और डिपेंड करता है कौन सा लिम्फोमा है, कैसा टाइप है। और लिम्फोमा में स्टेजिंग होती है, क्योंकि लिम्फोमा तो एक जगह होता है, लिम्फ नोड तो यहाँ होता है। यहाँ का है तो सिर्फ स्टेज 1 होगा, यहाँ पे फैल गया स्टेज, तो इनमें स्टेजिंग क्राइटेरिया जरूर होता है और टाइप 50 से ज्यादा है कि कौन सा टाइप है। तो ये ब्लड कैंसर जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, ऐसे ही भारत के अंदर ये जो लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका इंसिडेंस कितना है, कितना लोड है यहाँ पे इंडिया के अंदर? बहुत अच्छा सवाल है। लिम्फोमा मेनली ब्रॉडली देखा जाए 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हॉजकिन लिम्फोमा, एक होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा इंडिया में काफी प्रेवलेंट है। बच्चों में ये 6-7वें नंबर पे आता है, एडल्ट में थोड़ा कम आता है। एडल्ट में बाकी कैंसर्स पहले आ जाते हैं, पर इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ट्रीटेबल है, पूरा ठीक कर सकते हैं आप। नॉर्मल मतलब आदमी पूरी 70-80 साल उसकी जितनी लाइफ होनी चाहिए वो जी सकता है। तो हॉजकिन हो गया या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, ये सारे क्यूरेबल कैंसर है, ट्रीटेबल है, इवन चौथी स्टेज में। आपको मैं कई बार मैंने अपन चर्चा कर चुके हैं कि सॉलिड कैंसर में, लंग में, ब्रेस्ट में, चौथी मतलब पूरा हम आपको ठीक नहीं कर सकते, हम आपको आराम दे सकते हैं, लाइफ लंबी कर सकते हैं। पर लिम्फोमा में चौथी स्टेज है तो भी आप पूरे ठीक हो सकते हैं, तो भी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे ब्लड कैंसर में भी आपने बताया अलग अलग रिस्क फैक्टर, ब्रेस्ट कैंसर में बताया, लंग कैंसर में बताया, तो लिम्फोमा के अंदर, इवन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर क्या है रिस्क फैक्टर? देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये लिम्फ नोड होते क्या है। मैंने जैसे बताया, ये बॉडी के वॉचमैन है, ये इम्यून सिस्टम के पार्ट है। तो इम्यून सिस्टम में कोई दिक्कत होगी वो इनको रिस्क फैक्टर देता है। इम्यून सिस्टम में क्या क्या दिक्कत होगी, जैसे आपका मान लीजिए कोई आपको किसी पेशेंट को HIV है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक है। किसी पेशेंट को और कोई वायरस है, हेपेटाइटिस B है या हेपेटाइटिस C है या अदर CMV वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस, इन सब से, ये वायरसेस से इम्यूनिटी कम होती है। या फिर किसी पेशेंट को कोई अदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, तो कोई भी चीज जो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करे, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करे, वो आगे चल के ये चीजें कर सकती है। इसमें बहुत प्रकार के वायरसेस होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, रूमेटॉइड हो गया, SLE हो गए, बाकी चीजें। कोई जैसे जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है या और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो गोलियां खाता रहता है, उनसे भी ये हो जाते हैं। तो जैसे आपने बताया सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर मेनली 4 स्टेज होती हैं, तो लिम्फोमा की कौन कौन सी स्टेजिंग होती है? लिम्फोमा एक तरीके के सॉलिड की तरह, उनकी भी 4 स्टेजिंग होती है, पर उनकी स्टेजिंग का अलग तरीका होता है। सॉलिड की स्टेज अलग क्राइटेरिया से होती है, इनकी अलग होती है, पर 4 होती है। एन आर्बोर स्टेजिंग के हिसाब से
4 स्टेजेस बताई जाती है। पेट में ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर है तो स्टेज 1 और 2 होती है, डायफ्राम के दोनों तरफ अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो तीसरी है, बोन मैरो, लीवर और कोई चीजें इन्वॉल्व हो जाती है तो चौथी स्टेज हो जाती है। पर कोई भी स्टेज हो लिम्फोमा में वो क्यूरेबल है। जैसे आपने बताया कि काफी हद तक ब्रेस्ट कैंसर भी क्योरेबल है, लंग कैंसर भी क्योरेबल है यदि अर्ली डिटेक्शन उनमें ये है अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो फर्स्ट सेकेंड स्टेज तक और कहीं कहीं पे थर्ड स्टेज तक भी पूरी तरीके से क्योरेबल है। ऐसे ही आपने बताया कि ब्लड कैंसर में भी जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है अच्छा, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो क्या लिम्फोमा के लिए हम यदि ट्रीटमेंट लेते हैं तो पहले तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और इस ट्रीटमेंट का आउटकम क्या है, क्या ये भी पूरी तरीके से क्योरेबल है? इसमें भी कीमोथेरेपी ही मेन है, क्योंकि ये लिम्फोमा हो गए, ब्लड कैंसर, ये कीमो सेंसिटिव डिजीज है, इनमें कीमोथेरेपी काम करती है। तो इनमें भी कीमोथेरेपी दी जाती है, लिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल दी जाती है। उसके बाद हम वापस पेट स्कैन करेंगे, वापस देखेंगे बीमारी का कितना लेवल क्या रह गया है। कुछ केसेस में आगे चल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है जो थोड़े रेजिस्टेंट केसेस होता है। कुछ केसेस में टारगेटेड ड्रग्स भी होते हैं, इसमें भी CD30 टारगेटेड या फिर आप मान लीजिए इम्यूनोथेरेपी, ये सब भी मोडालिटी यूज करती है। और ब्रॉडली कीमोथेरेपी मेन हमारा इसमें ट्रीटमेंट रहता है। एक चीज रह गई सर कि जो लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा, तो मरीज को क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? हॉजकिन लिम्फोमा बहुत कॉमनली प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें ग्रेन्युलोमा टाइप टिश्यू आता है। तो मैंने कितने पेशेंट देखे होंगे, उनको टीबी बता देते हैं, यहाँ पे गांठ हुई, क्या बताएंगे सर्वाइकल लिम्फ नोड टीबी हो गई आपको, 4-6 महीने से गोली ले रहे हैं, फर्क आ नहीं रहा है। और ऐसे वेग से सिम्टम्स आएगा, बुखार होना, वजन कम होना जिसे बी सिम्टम्स कहते हैं, या स्वेटिंग आना, या फिर कभी कभार खुजली होना, प्रोराइटिस जिसे कहते हैं, या फिर कोई भी कहीं पे भी गांठ हो जाना, लिम्फ नोड वाली गांठ हो जाना। तो ये बी सिम्टम्स जो फीवर आना, वेट लॉस, ये आपके स्वेटिंग वगैरह या कहीं गांठ वांठ, इन सब की प्रेजेंटेशन से आता है। पर मोस्टली ये जो हॉजकिन है खासकर काफी रूरल एरिया में, काफी अदर जगह में टीबी डायग्नोस हो जाता है। 4-6 महीने वो ATT लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर हमारे पास आते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो जिनको ऐसा लग रहा है टीबी की दवाई ले रहे हैं, रिस्पॉन्स कम आ रहा है, उनके लिए खास है कि वो एक बार वापस इवेलुएट करवाएं। अगर उनकी नोडल टीबी है तो कहीं ये हॉजकिन तो नहीं है भाई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपके। तो जैसे किसी के लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो रही है, गांठें बड़ी हो रही हैं और जो आपने बताया वो सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो आप इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? क्या डायग्नोसिस मॉडलिटी है इसमें भी? इसमें एक्सिजनल बायोप्सी रहती है। वही बायोप्सी, गांठ है गर्दन में, छोटा सा लिम्फ नोड है, उसको आप पूरा निकाल लीजिए, उसको पूरा निकाल के आप लैब में दीजिए, लैब वाले उसको पूरा स्टडी करेंगे। क्या होता है कि हॉजकिन लिम्फोमा इतना एग्रेसिव नहीं होता है, उसमें 1 या 2% कैंसर सेल होता है, तो पूरी छोटी सी गांठ होती है, उसको पूरा निकालने में अच्छी पिक्चर, क्लियर पिक्चर आती है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में आप ट्रू कट और बाकी बायोप्सी से भी काम चला सकते हैं। तो हॉजकिन्स लिम्फोमा के जो आउटकम्स हैं, ट्रीटमेंट आउटकम्स, वो काफी अच्छे हैं और यदि टाइम रहते हुए उसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। बिल्कुल। स्टेज 1 और 2 में हॉजकिन लिम्फोमा 90% क्योरेबल है, स्टेज 3-4 में अप टू 70% है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में भी क्योर रेट 80-90% है अर्ली स्टेजेस में, एडवांस स्टेज में 50 से 60% है। तो कोई भी पेशेंट है टाइमली अगर डायग्नोस हो गया, बहुत अच्छा क्योर है और नॉर्मल लाइफ है। तो जो हम बात कर रहे थे लिम्फ नोड का कैंसर, लिम्फोमा, जिसको हम हॉजकिन्स लिम्फोमा भी बोल रहे हैं, अभी आपने एक टर्म यूज करी नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, तो ये क्या होता है नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा? देखिए, पहले आया है कि हॉजकिन लिम्फोमा एक टाइप का सेल होता है, RS सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल, वो जिनमें पाया जाता है उसको हॉजकिन कहते हैं। बाकियों को, उन सबको उन्होंने एक अलग बना दिया नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जिसमें T और B सेल के काफी लिम्फोमास टाइप आते हैं, बर्किट्स आता है, DLBCL आता है, हाई ग्रेड आता है, 50 से ज्यादा टाइप के हैं। तो उन सबका एक अलग से उन्होंने अम्ब्रेला बना दिया नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन के अलावा जो भी कुछ आ रहा है वो नॉन हॉजकिन होगा फिर। तो उसमें वो थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, लो ग्रेड भी होते हैं, डिपेंडिंग क्या टाइप है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा की क्या है इंसिडेंस रेट और कितना बर्डन है अभी भारत के अंदर इस डिजीज का? देखिए, एक हॉजकिन होगा तो 8 नॉन हॉजकिन होंगे। तो हॉजकिन तो आपको एक केस होगा, उसके बराबर 8 नॉन हॉजकिन मिलेंगे आपको हर जगह, ये इंडिया में हो, वेस्ट में हो, कहीं पे। तो नॉन हॉजकिन ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि वही इम्यून सिस्टम से अफेक्ट होगा। आपका इम्यून सिस्टम किसी वायरस से या कोई बीमारी से या दवाई से, स्टीरॉयड ज्यादा लेने से भी, इन कारणों से आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया,
और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बन जाता है। टी टाइप है, बी टाइप है, क्या टाइप है, उसके हिसाब से होता है। प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है इसकी, हॉजकिन की कम है। ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है, आगे रिस्पॉन्स नहीं आता दूसरी कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। तो सेम जैसे हॉजकिन्स लिम्फोमा है उसी तरीके से नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा भी लिम्फ नोड का ही कैंसर है। इसकी कैटेगरी अलग है और इसका भी ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा है। ट्रीटमेंट आउटकम बहुत अच्छा है। कीमोथेरेपी है, ड्रग चेंज होते हैं हर बीमारी में। नॉन हॉजकिन में भी 50 टाइप की, तो जैसे नॉन हॉजकिन का कौन सा सब टाइप है उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो हॉजकिन्स लिम्फोमा की तरह ही इसके सिम्टम्स होते हैं या कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं? इसके भी वैसे ही सिम्टम होंगे। गांठ होगा, थोड़ा एग्रेसिव होगा, जल्दी होगा। कई बार छाती में गांठ होता है तो सांस में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत आती है। कई बार पेट में भारीपन होता है, पेट में गांठ होगी, बैक में पेन होगा आपका खून कम, अगर बोन मैरो इन्वॉल्व हो गया खून कम बनेगा, आपका प्लेटलेट कम होंगी। तो सिम्टम वेगली वैसे ही होता है पर थोड़ा एग्रेसिव होता है। हॉजकिन वाला थोड़ा टाइम लेता है, धीरे धीरे आता है। ये थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। पर इसमें भी नॉन हॉजकिन में भी NHL जिसे कहते हैं, लो ग्रेड टाइप के होते हैं। ऐसे होते हैं जो 6 महीना ले लेते हैं, पर फिर उनका केस प्रोफाइल अलग हो, वो एडवांस एज होगी, एज अलग होगी, प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होगी। तो एक कहने की बात यह है कि एक पेशेंट पता नहीं लगा सकता कि उसको क्या है, पर वो सही जगह जाए, टाइमली इंटरवीन करवाए तो हर चीज क्योरेबल है, हर चीज का अच्छा रिजल्ट है। नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा में भी रिस्क फैक्टर वही है जो हॉजकिन्स लिम्फोमा में है या कुछ डिफरेंस है इनके अंदर? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ज्यादातर, हॉजकिन में तो एक दो ही आते हैं, जैसे HIV इन्फेक्शन हो गया, EBV हो गया आपका, या इम्यून सिस्टम जो ये बाकी जो मैंने बताया ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या बाकी वायरस, हेपेटाइटिस B, C, HT, LV, EBV, CMV, ये सारे, या फिर ऑटो इम्यून कंडीशन, ये ज्यादातर ये नॉन हॉजकिन को मतलब आगे रिजल्ट करती है। कोई बोन, एक केस आया था हमारे पास में, वो लिवर ट्रांसप्लांट था, बहुत टाइम से इम्यूनो सप्रेशन कर रहा था, उसको NHL हो गया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो गया। इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में भी कई बार एक केस देखा था हमने जिसको NHL हो गया। मतलब एक बीमारी से आराम मिला, दूसरी हो गई, क्योंकि बात ये कि इम्यून सिस्टम का खेल है इसमें, इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। तो उसको दबा के रखने के लिए आप इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, उसी से आगे चल के आपको हो जाता है ये NHL वगैरह ये सब। तो इसके अंदर भी हमारी जो डायग्नोसिस मॉडलिटी है वो एक्सिजनल बायोप्सी है या कुछ और है? एक्सिजनल बायोप्सी कर सकते हैं, बेस्ट वो रहता है। वो अगर पॉसिबल नहीं हो तो ट्रू कट बायोप्सी, वेज बायोप्सी, उससे भी काम चलाया जा सकता है। पेट स्कैन दोनों में होता है, NHL में भी और हॉजकिन में भी। NHL में जो एग्रेसिव है उनमें पेट करो, जो नॉन एग्रेसिव जैसे फॉलिकुलर लिम्फोमा है, इन या फॉलिकुलर में तो पेट ही करेंगे, CLL वगैरह हो गए या SLL हो गए जो लो ग्रेड हैं थोड़े, उनमें आप CT स्कैन से ही आप काम चला सकते हैं। तो सर ये नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा का ट्रीटमेंट मेनली क्या रहता है और उस ट्रीटमेंट के आउटकम्स कैसे हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, नॉन हॉजकिन बहुत बहुत बड़ा विशाल टर्म है, उसमें 50 से ज्यादा टाइप है। DLBCL मान लीजिए, मोस्ट कॉमन जो नॉन हॉजकिन में एग्रेसिव में आता है DLBCL, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, बड़ा वाला लार्ज बी सेल का लिम्फोमा हो जाए, DLBCL कहते हैं। अगर वो है तो एक्सिजनल बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी, वेज बायोप्सी आप ले लीजिए, पेट स्कैन कर लीजिए, बोन मैरो रिक्वायर्ड होता है एग्रेसिव में, वो कर लीजिए आप बोन मैरो टेस्ट। उसके बाद कीमोथेरेपी आप दीजिए। कीमोथेरेपी देने से 70 to 80% क्योर रेट है अर्ली स्टेजेस में। थर्ड और फोर्थ है तो 50 से 60% क्योर रेट है। एक बड़ा मतलब प्रचलित सा सवाल है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे अल्टीमेटली खून में जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ अलग तरह की चीजें खाने से ब्लड कैंसर हो जाता है, तो क्या कोई ऐसा फूड है जिसको खाने से ब्लड कैंसर हो जाता है? नहीं, ये मिथ है। कोई कहता है कि आप ज्यादा रेड मीट से हो जाता है या अल्कोहल से। ये देखिए, ये है कि ज्यादा अल्कोहल लेने से कुछ जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बढ़ जाते हैं, कुछ कैंसर बढ़ जाते हैं। फैट डाइट ज्यादा होने से आपके कोलोन का रिस्क बढ़ जाता है। बट आज के दिन भी, आज 2024 में हम बैठे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, डाइट का कोई क्लियर प्रूफ नहीं है कि इसको खाने से हो जाएगा, इसको ना खाने से आप बच जाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेस कम लें, अच्छा आप खाएं पिए, अनएडल्टरेटेड बाहर की चीजें कम खाएं, उससे हर कैंसर और हर बीमारी, हार्ट, लंग, कोई भी बीमारी रिस्क कम होगा। एडल्टरेटेड बाहर की प्रोसेस चीज या फिर आपका जो फैटी हो गया है प्रोसेस, ये इन सब से रिस्क बढ़ता है। और क्लियर प्रूवन आज तक एक भी चीज नहीं कि इसको खाने से हो जाएगा और इसको ना खाओगे तो आप बच जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसमें आपकी एक्सरसाइज, डाइट,
आपका माइंड लेवल स्ट्रेस ना हो, उन सब से होलिस्टिक अप्रोच से ही आप बच सकते हैं। आपने लास्ट में एक फिर वर्ड बोल दिया, माइंड और स्ट्रेस। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5-10 सालों के अंदर, मतलब मेरी एज में भी, आपकी एज में भी, जो हम यंग एज में हैं 30 to 40 इयर्स वाले जो लोग हैं, इनके अंदर ना एक स्ट्रेस का लेवल काफी बढ़ता जा रहा है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो इस स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब हो रही है, इसका कोई लिंक है कैंसर के साथ में, और है या नहीं है वो एक सेकेंडरी चीज है, बट मैं देख पा रहा हूँ कि अफेक्ट तो कर रही है। तो अभी यंग जनरेशन के लिए कैसे एसोसिएटेड है ये कैंसर से, और कैसे हमें इस चीज को देखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ के अंदर ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा फुलफिलमेंट हो। स्ट्रेस से हर बीमारी होती है, हर बीमारी आज के दिन स्ट्रेस से रिलेटेड, आपके हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक जो हो जाता है या कैंसर हो जाता है, क्योंकि बॉडी एक अलग चीज नहीं है। ब्रेन जुड़ा है हार्ट से, हार्ट जुड़ा है लंग से, लंग जुड़ा है लिवर से, स्टमक, तो ये पूरा कनेक्शन है। और ब्रेन इस कनेक्शन का जो मेन है कंप्यूटर है, वो ब्रेन है जो इसको पूरा संचालित करता है, चलाता है। तो वहां से हार्मोन निकलना, स्ट्रेस निकलना, वो सब वो पूरे शरीर पे अफेक्ट करता है। आपका माइंड का स्ट्रेस आपको हर बीमारी दे सकता है, और उससे बचा भी हर बीमारी से सकता है स्ट्रेस। तो आजकल जैसी 21st सेंचुरी में लाइफस्टाइल हो गई है, भागने का, दौड़ने का, एस्पिरेशंस इतनी आ गई, न्यू इंडिया में ये है, तो बहुत फायदे दे रही है, पर ये स्ट्रेस भी बहुत दे रही है। तो खासकर जो यंग जनरेशन है, कैरियर के ओरिएंटेशन के हिसाब से, फैमिली को देखने के हिसाब से, स्ट्रेस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमें हेल्दी लाइफ की तरफ जाना चाहिए। स्ट्रेस को जो कम कर सकता है, फैमिली में टाइम देना, मोबाइल में कम टाइम देना, योगा करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करना, जो भी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहें करें, साइकिलिंग करें, जो भी, इन सब से ये स्ट्रेस बस्टर्स है, ये करना ज़रूरी है। हर बीमारी स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। कैंसर डायरेक्टली आपको ऐसे प्रूवन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस का मायना नहीं, आप नापोगे कैसे? ये ब्लड में तो है नहीं कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो पता लग गया ये एनीमिया हो गया। स्ट्रेस का कोई मायना नहीं है, बट ये हर चीज देती है स्ट्रेस। हार्ट अटैक से लेके कैंसर, इनडायरेक्टली हर चीज में जुड़ी हुई है। डायरेक्ट आप उसका रिलेशन नहीं बना पाए, पर इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है आज के दिन। तो एक सिंगल एडवाइस जो यंग जनरेशन को आप देना चाहते हो, जिससे वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें या स्ट्रेस से फ्री हो सकें, तो क्या करना चाहिए उनको अपने मेंटल लेवल पे थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए? मेरे हिसाब से तो पहला सुख निरोगी काया होता है। हम हर दौड़ में शामिल है, मैं, आप, पूरी दुनिया दौड़ में शामिल है, पर अल्टीमेटली कर किस लिए रहे हैं? आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप वो सब संसाधन यूज कर पाएंगे और आप अच्छे से रह पाएंगे। तो पहला आप ये है कि स्ट्रेस और अपने शरीर को, इन सबको एड्रेस कीजिए, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। एक बैलेंस एक्ट जरूरी है। इतना हम नहीं हो जाए कैरियर के प्रति और बाकी चीज़ों के प्रति कि हेल्थ को इग्नोर करते हैं। नहीं तो कोई काम करें। स्टीव जॉब 55 की एज में डेथ हो गई। वो एप्पल के, आपको पता ही है, एप्पल के उन्होंने शुरू करी, बनाया, एप्पल को कहाँ पे लाया, एप्पल ब्रांड को, 55 की डेथ हो गई। हालांकि उनको हुआ पैनक्रियाटिक कैंसर है, अब स्ट्रेस से हुआ, किस वजह से हुआ, वो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। पर जो भी है, लाइफ है आपकी, फैमिली की है, वो तभी ये सब पॉसिबल है जब आप खुद स्वस्थ होंगे। खुद को मेंटली स्वस्थ रखना सबसे पहले जरूरी है, फिर आप फिजिकली स्वस्थ रह पाएंगे। सर, हमने काफ़ी लंबी आपके साथ चर्चा करी, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर करी, फिर हमने लंग कैंसर के ऊपर करी, और उसी सिलसिले में आज हमने ब्लड कैंसर और होजकिन्स लिम्फोमा पे भी करी। कहीं ना कहीं हम एक जनरल लाइफ में भी कनेक्ट हो पा रहे हैं कि लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। एक चीज और है सर इसमें, जो कैंसर के लिए अवेयरनेस है वो टीयर 1 सिटीज में काफ़ी अच्छी है। लोग एजुकेटेड हैं, वो इंग्लिश को भी समझते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं। लेकिन जो गांव के अंदर बैठा हुआ इंसान है, जिसके लिए आप ये चीज़ें बता रहे हो कि गांव के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है उस तक ये जानकारी पहुंचे, लेकिन वहाँ और एक डॉक्टर के बीच में एक तो लैंग्वेज का बैरियर है जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो एक तो हमें उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, कि हम एक हिंदी में और जितनी सरल भाषा में कैंसर को बता सकते हैं वो आप कर रहे हैं। दूसरी चीज, मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें छोटे गाँवों में और कस्बों में जाके कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाने चाहिए। तो शायद ये गांव का एक जो इंसान है जिसको कैंसर हो रहा है और एक टीयर 1 सिटी के अंदर जो ऑन्कोलॉजिस्ट बैठा है, उसके बीच में जो गैप है, इस गैप को शायद कम करने के लिए हम ये 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, जो आप एक सीधी और सरल भाषा में कैंसर के बारे में बता रहे हो, अवेयरनेस, जागरूकता,
और दूसरी चीज है कि हम तो शायद इतना नहीं कर पाएंगे, राजस्थान सरकार करे या हम भी आगे चल के इतने कैपेबल हो पाते हैं तो राजस्थान में और भारत के गांव-गांव में ये जागरूकता अभियान होने चाहिए। तो ये जो गैप है भारत गांव के एक इंसान में और ऑन्कोलॉजिस्ट जो टियर 1 सिटी में बैठा है, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, डॉक्टर तो एंड में आता है और पहली बात मैं आप कहेंगे, आपने ऐसे कहा कि हम इतना, आप ऐसे अंडर एस्टिमेट, एक इंसान की ताकत आप जानते नहीं है। तो आप जितना कर सकते हैं, या कोई भी आम इंसान, हर कोई अवेयरनेस फैला सकता है। तो एक इंसान को भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जागरूकता कोई भी फैला सकता है। रहा ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट पे आंगन ANM वर्कर्स होते हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको अवेयरनेस फैलानी होती है। वो कैसे फैलाते हैं? वो सरकार के माध्यम, क्योंकि वो सरकारी एम्प्लॉई हैं, वो फैलाते हैं। रही बात, जैसे आप हुए, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हों, या अपने पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूट तो कोई भी कर सकता है। आपका कंट्रीब्यूशन अपने लेवल पे होगा, अपने हिसाब से होगा, पर कंट्रीब्यूट कोई भी कर सकता है। हमें भी अपने लेवल पे करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, पर कोई घड़े, एक बहुत बड़ा समुद्र है, अगर एक घड़ा हम भी डालेंगे कुछ तो फायदा होगा। तो लगते हैं हम भी। तो जैसा कि डॉक्टर अभिषेक चारण सर जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि एक इंसान भी यदि चाहे तो अपने एफर्ट से बहुत कुछ बदल सकता है। तो शायद आपका एक शेयर वीडियो का, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे वीडियो का हो सकता है कि इस राजस्थान के अंदर और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करें। तो जो इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अभिषेक चारण सर ने बताई है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैंसर से रिलेटेड कोई भी चीज़ यदि आपको जाननी है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे और हम आप तक रीच आउट करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार।